बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। क्या नए साल में नई सियासत की इबारत लिखी जा रही है? नए साल में क्या दिल्ली से लेकर बिहार तक एक सियासी हलचल पैदा की जा रही है, गर्माहट तेज हो रही है। जनवरी के महीने में सियासी पारा बढ़ता क्यों जा रहा है? संकेत कई हैं, मुलाकात होने के भी ना होने के भी। इर्द गिर्द बिहार की सियासत है, बिहार के विधानसभा चुनाव भी है, नीतीश कुमार हैं। बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के भी मलिक साहब से। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मलिक साहब, नीतीश कुमार दिल्ली आए लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं मिले, गृह मंत्री से नहीं मिले, अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके किसी बड़े नेता से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले। आखिर दिल्ली आने की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देना था? क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार चला रहा हो, जिसको लेकर बीजेपी के नेता ये कह रहे हो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का सपना तभी पूरा होगा जब हम बिहार में एक छत्र आ जाएंगे और मौजूदा सीएम पूर्व हो जाएंगे और हमारे नेता वर्तमान सीएम हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का दिल्ली आना, बीजेपी के किसी भी नेता से न मिलना, संकेत क्या? देखिए, नीतीश कुमार को दिल्ली में जिससे मिलना था वो मिल लिए और जिससे नहीं मिलना था नहीं मिले। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से मिलना होता, गृह मंत्री से मिलना होता, सोनिया गांधी से मिलना होता, तो वो मनमोहन सिंह की जिस दिन अंत्येष्टि थी वहां पर मिलते, वो सब लोग उनको मिल जाते एक साथ और सबसे उनकी मुलाकात हो जाती। लेकिन उनको सबसे नहीं मिलना, उनको जिन लोगों से मिलना था वो मनमोहन सिंह के घर भी गए और उन लोगों से मिलके भी आ गए और उनकी बातचीत हो गई जो करना है उनको। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत विकट हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से चल रही हैं। और ये आप भी जानते हैं कि वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हिंदुओं का एक त्योहार होता है मकर संक्रांति। उस पर दही चूड़ा चलता है और दही सबसे अच्छी यादवों के यहाँ बनती है क्योंकि वो यदुवंशी हैं। तो ये सारी जो परिक्रमा चल रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, उसी की तरह चीजें हैं। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि कभी भी उनका हाल उद्धव ठाकरे जैसा हो सकता है, उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसे नेता को भी भाजपा ने किस प्रकार रगड़ा, शरद पवार जैसे राजनीति के चाणक्य भी मामले को नहीं संभाल पाए। तो यही परिणति और यही चीजें बिहार में ना हो, उससे कैसे बचा जा सके, उसकी तैयारियों में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, जो हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। आप अगर देखें लगातार बिहार में जो सियासी एक्टिविटी हो रही है उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस तरह से दिख जाएंगी। आपको याद करना चाहिए जब राष्ट्रीय ये लालू लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी मिलके उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी, तब अमित शाह के किस प्रकार के बयान आते थे कि नीतीश कुमार को कभी नहीं लेंगे। नड्डा के क्या बयान आते थे, उनके जो स्थानीय बीजेपी के नेता थे उनके किस प्रकार के बयान आते थे कि खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार को तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और वही नीतीश कुमार बाद में भाजपा में आ गए थे। उसके बाद आपने सुना होगा जो तेजस्वी यादव का बयान आया है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसको उल्टा लीजिए कि वो दिखाने के लिए मीडिया को कह रहे कोई जगह नहीं है, और जब पर्सनल मिलते हैं या फोन पे बात होती पूछे चाचा कब आओगे। तो ये जो चीजें बिहार में चल रही हैं, ये जताता है कि इस मकर संक्रांति पे वहां पे एक खरमाद उनका होता है, उसके बाद एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने के अलावा और कोई चारा उनके सामने नहीं है। उनकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी पार्टी टूट सकती है। अब किस प्रकार से वो अपनी पार्टी को बचाएं, किस प्रकार से अपनी सरकार को बचाएं, इसी मंथन में वो लगे हुए हैं। पुराने घाघ राजनेता हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और किस तरह से इस समस्या से निकलेंगे ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। जी मलिक साहब, बीजेपी के नेता जब ये कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए वो नीतीश कुमार को साथ देते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने केंद्र में गठबंधन की सरकारें चलाई भी और गिरी भी उनकी सरकारें,
बावजूद इसके उनका दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जो संबंध था वो खराब नहीं हुआ। और इस मौके पर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर जब निशाना साधते हैं तो गठबंधन में एक हलचल पैदा हो जाती है, संबंध खराब होने वाली स्थिति बनती है। तभी तो काउंटर करने के लिए बीजेपी के गिरिराज सिंह से लेकर और उप मुख्यमंत्री तक लग जाते हैं लाइन में नीतीश नीतीश करने के लिए। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? क्या बीजेपी जिसके लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकारें गिराना बहुत चुटकियों का खेल बन गया था, वो बिहार में ये कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? बयान देने की क्या जरूरत पड़ रही है बीजेपी के नेताओं को कि हमें पूर्ण बहुमत से अपना मुख्यमंत्री लाना है? चुटकियों का काम होना चाहिए था बिहार में। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसे नेता, शरद पवार जैसे नेता देखते रह गए, तो नीतीश कुमार की एक पार्टी से विधायकों को इधर से इधर करवाने में बीजेपी इतना फूक फूक के कदम क्यों रख रही? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कई अच्छे नेता थे। फडणवीस जैसे लोग पहले सीएम रह चुके हैं और उनकी ग्राउंड पे एक अच्छी छवि है। बिहार में इस तरह के नेताओं का टोटा भारतीय जनता पार्टी में है, इस प्रकार की कमी है। चाहे आप गिरिराज सिंह की बात करें, चाहे आप किसी संजय झा की बात करें, चाहे किसी भी तरह के लोगों की बात करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा ग्राउंड का नेता नहीं है। गिरिराज सिंह का कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। मोदी की वाहवाही करने में और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में वो 2012 से लगे हुए थे, इसलिए वो केंद्र की सत्ता में जगह पा गए और उससे वो कुछ बिहार में अपनी जगह बहुत अच्छी नहीं बना पाए। वो हमेशा विवादित बयानों से घिरे रहते हैं और उनका जो ग्राउंड है, उनका जो क्षेत्र है, वहां पे भी उनकी कोई बहुत खास मजबूती है नहीं। इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए उनको नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए, नीतीश कुमार का साथ चाहिए। और इस विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एनी हाउ नीतीश कुमार उनके साथ रहें। जब नीतीश कुमार का ये लगता है कि वो भाग सकते हैं, जा सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी साम दाम दंडभेद वाली रणनीति अपनाते हुए और अपने जो उनके सहयोगी एजेंसियां हैं, उनको पीछे लगा देती हैं, छापेमारी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो नीतीश के करीबी लोग हैं, चाहे वो नौकरशाह हों, चाहे वो नेता हों, उनके यहाँ ईडी के, सीबीआई के छापे शुरू हो जाते हैं। पीछे संजीव हंस जो उनके करीबी नौकरशाह हैं, उनके यहाँ छापे शुरू हो गए थे। चिराग पासवान ने कोशिश की थी कि थोड़ा-सा वो दाएँ-बाएँ जाएँ, क्योंकि चिराग पासवान के सामने भी से बड़ी समस्या मुँह बाए खड़ी हुई है कि अगर वो अंबेडकर के मामले में भाजपा का विरोध नहीं करते हैं, संविधान के मामले में वो विरोध नहीं करते हैं, बिहार में जातीय जनगणना की बात होती है, उसके साथ वो नहीं जाते हैं, तो उनको भी तकलीफ हो सकती है आने वाले चुनाव में। इसको देखते हुए अगर जरा-सा भी वो निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके भी करीबियों के यहाँ ईडी के छापे शुरू हो जाते हैं। खबरें ये आती हैं कि उनकी भी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है। पहले भी उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनके चाचा को ही तोड़ लिया था, पशुपतिनाथ पारस को, आपको याद होगा। अभी खबर ये है कि उनके 2 सांसद अश्विनी वैष्णव के डिनर में चले गए थे। तो कहीं न कहीं पार्टी तोड़ना और ये सब भारतीय जनता पार्टी करना जानती है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि बिहार में अगर उसको सरकार बनानी है, केवल वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं बना सकती। नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा और दलित जाता है और साथ में उसको मुस्लिम समाज का वोट मिलता है, तब नीतीश कुमार इस स्थिति में पहुंचते हैं। और नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते हैं, तो कहीं न कहीं पिछड़ा और दलित और साथ में मुसलमान भी उनके विरोध में जा सकता है, जिसका फायदा आरजेडी को हो सकता है और नंबर बढ़ सकते हैं तेजस्वी यादव के। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उनसे छिटक के जाए, लेकिन लगातार परिस्थितियां इस प्रकार के नीतीश कुमार के चारों तरफ बनी हुई है कि उनके सामने अभी फैसला लेने का संकट है कि वो फैसला कैसे लें। क्योंकि अगर वो लोग उनके बचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार की नहीं, दिल्ली की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या वो स्थिति में है? अगर आप देखें, जो कल तक करीबी थे नीतीश कुमार के लल्लन सिंह, आज वो मोदी के पाले में खड़े दिखाई देते हैं, मोदी के वकील दिखाई देते हैं वो। कोई भी बात आरजेडी की बात कहने की होती है तो सबसे पहले लल्लन सिंह आ जाते हैं। चाहे आप
पार्लियामेंट में संविधान के मुद्दे पे देखिए, चाहे आप जो है किसी भी ये पीछे जो आया था इनका मुस्लिम वाला जो जमीन का मामला आया था, उस पे वो वक्फ वाला जी वक्फ बोर्ड वाले मामले पे किस तरह से लल्लन सिंह भाजपा के पाले में खड़े दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये आभास है कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो उनके कुछ सांसद और उनके कुछ लोग टूट सकते हैं, तो वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अब वो अगर बड़ी मात्रा में उनके लोग टूट जाते हैं तो नीतीश कुमार भी समाप्ति पे चले जाएंगे और वो भी उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, तो उस स्थिति में वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टी को बचाया जाए और किस प्रकार से सत्ता में बने रहा जाए बिहार में, उस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। और वो फॉर्मूला मुझे एक ही दिखाई देता है कि अगर वो पुराना गठबंधन वापस करते हैं, आरजेडी के साथ जाके सरकार बनाते हैं, आरजेडी के साथ चलते हैं, तभी ये सारी चीजें बची रहती हैं, अन्यथा पार्टी भी टूटेगी और सरकार भी जाएगी। जी। बट मलिक साहब, लेकिन ऐसे में आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को लेकर बहुत सॉफ्ट बयान दे रहे हैं। कई जो तेजस्वी यादव के करीबी बताए जाते हैं विधायक, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए हमारे साथ। ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश को बीजेपी टारगेट कर रही है। इतने सॉफ्ट क्यों होती जा रही है आरजेडी नीतीश को लेकर? क्योंकि क्या नीतीश आरजेडी के लिए जरूरी है? जबकि विश्वसनीयता के मापदंड पे नीतीश को अगर जनता परखेगी तो एक संदेह हमेशा रहेगा कि अगर ये तेजस्वी के साथ आ गए तो कब तक रहेंगे, अगर बीजेपी के साथ है तो कब तक रहेंगे। तो अगर ये आरजेडी के साथ आ भी गए नीतीश कुमार, तो एक विश्वसनीयता जो गठबंधन की होती है वो हमेशा दांव पर रहेगी। और फिर क्या वोट मिल पाएगा तेजस्वी यादव को, जो मिलता रहा है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या विश्वसनीय तौर पर उनके साथ आ पाएगा? जबकि भरोसा नहीं हो पाएगा कि नीतीश कुमार कब तक रहेंगे आपके साथ। देखिए, जो आरजेडी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए, वो इसलिए चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं तो जो दिल्ली पे फोकस है जिन लोगों का, दिल्ली पे भी भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा हमला होगा, एक बड़ा डेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसमें भी एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा और दिल्ली की सियासत में भी हलचल शुरू हो जाएगी। एक तो ये मकसद है उनका। दूसरा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूत हो रही है बिहार में, उसमें भी एक बड़ा डेंट लगेगा और पार्टी उस तरीके से अकेली भाजपा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी अगर नीतीश और लालू साथ में आ जाए। तो ये इस रणनीति पर काम करते हुए आरजेडी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए। लेकिन ये निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी थी पिछले इलेक्शन में, इस बार आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के मुकाबले बहुत अच्छे वोट मिलेंगे इस बार, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पे है नहीं और जो मोहभंग हुआ है नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से, दलितों का, पिछड़ों का और मुस्लिम तो पहले से ही अगेंस्ट में है। अगर ये वोट इकट्ठा होकर एक मुश्त वोट आरजेडी को जाता है तो आरजेडी की स्थिति मुझे बहुत अच्छी बिहार में लगती है कि इस मामले से बन सकती है। जी। मलिक साहब, क्या पिछले कई दिनों में जिस तरह से सरकार के फैसले रहे, बिहार सरकार के फैसले, चाहे छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने का मामला हो या कई प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का मामला हो, आपको लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार की खामोशी और नीतीश कुमार कोई बीजेपी से अलग हटकर कोई फैसला लेने वाले हैं, उसकी कोई झलक आपको नजर आ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जो खुद आंदोलन की सियासत से निकले और खुद सड़क पर उतर के आंदोलन किया, उनकी सरकार में जब अभ्यर्थियों पर लाठी बरसती है और नीतीश कुमार का बयान कोई सीधे तौर पर नहीं आ पाता इस पूरे मामले में, तब क्या ये समझा जाए कि कंट्रोल सरकार का किसी और के पास है और नीतीश कुमार उसी छटपटाहट पे अब बाहर निकलना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, उस कंट्रोल वाली सरकार से वो बाहर निकलना चाह रहे बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से, कई महीनों से नीतीश कुमार की सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं, उनके कंट्रोल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन चला रहे हैं उसमें आप भी जानते हैं कि संजय झा महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में निभा रहे हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष उनके जेडीयू के हैं। और आपने देखा होगा कि बीच बीच में खबरें आई नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार के ये हैं। तो अगर नीतीश कुमार बीमार हैं तो एकाएक कैसे वो दिल्ली अभी आ गए मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए, एकाएक कैसे वो रणनीति बनाने लगे?
तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत में जो आंदोलन छात्रों का चल रहा है, छात्रों के आंदोलन में भी राजनीति की गई है। आपने पप्पू यादव का बयान सुना होगा कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत दबाव में हैं और आंदोलन को करने के लिए जो वहां पे बीजेपी की बी टीम है, जो कहा गया है, जो नए नेता पहुंचे हैं भी और बिहार में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। सबको जाहिर हो गया इतनी जल्दी से कि वो बीजेपी की बी टीम है और जो है उन्होंने छात्रों को भड़काया और छात्रों को लेके गए और एकाएक वहां से गायब हो गए। तो इससे लगता है कि ये भी बीजेपी का एक षड्यंत्र ही है, जो नीतीश के चारों तरफ एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उससे नीतीश वास्तव में छटपटा रहे हैं जैसे आपने कहा। और नीतीश इससे बाहर आना चाहते हैं क्योंकि वो पक चुके हैं अब बहुत सारी चीजें देख के। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम फैसला होगा और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते भी हैं अगली बार, तो वो लंबे समय तक चलेंगे नहीं और इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का अब जो है आखिरी दांव होगा ये जो भी होगा। इसके बाद वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कुछ कर पाएँगे, क्योंकि उनका जो है बहुत लंबा राजनीतिक जीवन भी हो गया है, बिहार की सत्ता में भी उनको काफ़ी समय हो गया है। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में आए। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेंगे आगामी कुछ दिनों में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की सियासत करते रहे और दिल्ली की सियासत को अब वो साध सकते थे, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे, जो दिल्ली के ऊपर प्रेशर बनता, क्योंकि ये जग जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, ये दो ही केंद्र की सरकार को चला रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चेहरा जरूर है, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी नीतीश कुमार नहीं चल पा रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी नीतीश कुमार शायद कर नहीं पा रहे हैं या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। आखिर किस तरह का प्रेशर आप समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार पे होगा? क्योंकि एक गठबंधन की सरकार का आप साथ दे रहे हैं और ऐसा साथ है कि अगर आप साथ छोड़ दें, सरकार फौरन गिर जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में नीतीश जैसा राजनीतिक महारत रखने वाला शख्स, जो ये जानता हो कि राइट और लेफ्ट में कैसे सामंजस्य बैठाना है, वो इस प्रेशर पॉलिटिक्स को खेल क्यों नहीं पा रहा है? दिल्ली में क्यों नहीं वो उन तमाम चीजों को कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए? देखिए, वो प्रेशर दिल्ली की सरकार पे इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं मालूम है कि अगर वो इस तरह का कोई निर्णय लेते हैं, तो उनकी पार्टी टूटने के कगार पे है। और अगर उनकी पार्टी टूट गई और अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए, तो फिर नीतीश कुमार को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और वो एक्सपोज़ हो जाएँगे। इसलिए नीतीश कुमार इस दबाव में हैं और वो निर्णय लेने में बड़ी देर लगा रहे हैं। लेकिन जब उनको लगेगा कि सब मामला समाप्त हो चुका है, अल्टीमेटली आखिर में आके उनको फैसला लेना ही पड़ेगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। भारतीय जनता पार्टी भी इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी इसलिए नहीं ले रही है कि कहीं उसको बिहार के विधानसभा चुनाव में नुकसान ना हो जाए। आपको याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से किया था और हमें भी लग रहा था कि जो पुरानी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको बड़ी तादाद में एक सिंपैथी मिलेगी, जनता उसको वोट देगी। उसके बावजूद भी आप देखो कि शिंदे को उद्धव ठाकरे से कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, कितने ज़्यादा उसके विधायक चुन के आए हैं। लेकिन उसके बावजूद शिंदे आज कोने में लगे हुए हैं और शिंदे की मजबूरी है भाजपा के साथ रहना। तो इसी तरह की परिस्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाना चाहती है कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो संजय झा के नेतृत्व में नया जनता दल हो जाए और उद्धव ठाकरे बना के इनको कोने में बिठा दिया जाए। पूरी पार्टी ही संजय झा कब्जे में ले लें। दिल्ली में लल्लन सिंह रहें और बिहार में संजय झा रहें और नीतीश कुमार बाहर बैठ जाए और संजय झा के नेतृत्व में जनता दल का चुनाव लड़ा जाए। असली जनता दल इन्हीं को बता दिया जाए यही असली जनता दल है। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन तत्काल उसको दिक्कत ये हो सकती है कि अगर अधिकतर लोग नहीं टूट के आए, तो केंद्र की सरकार को खतरा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा-सा धीरे चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। बिल्कुल बिहार में जिस तरह की चीजें हैं, तेजस्वी यादव आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? उनकी सियासत को आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव अभी जो छात्रों पे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ उसके बाद वीडियो आया और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति कर सकता था,
मैं 5 लाख लोग इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मैंने वो कदम नहीं उठाया क्योंकि मैं चाहता था कि इस भूख हड़ताल से ही सरकार पे प्रेशर बने। क्या वो नीतीश के मामले में भी इसी तरह से बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या उन्हें अंदर से तमाम चीज़ों का पता है कि नीतीश किस स्थिति में है और कब फैसला लेंगे, इसलिए वो भी तमाम चीज़ों को एक्सपोज़ करना नहीं चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लाना चाहते हैं कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए नीतीश कुमार को, और अगर नुकसान होगा नीतीश कुमार को, तो वो फिर गठबंधन के तौर पर साथ में नहीं आ पाएँगे। देखिए विद्या साहब, आपको ये समझना होगा कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल है तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव। उसके बावजूद उनका मुखर होकर सरकार के खिलाफ ना आना जताता है कि अंदर ही अंदर कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत हो रही है और कहीं न कहीं वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले मैंने भी ट्वीट किया था, आपके पास भी खबरें आई थी कि एकाएक नीतीश कुमार की मुलाकात भी तेजस्वी यादव से हुई थी चुपचाप, क्योंकि दोनों यात्राओं पे थे, वो अपने लोगों से मिल रहे थे और नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे थे और एकाएक दोनों पटना में आए और किसी अपने एमएलसी के यहाँ उनकी मुलाकात भी हुई थी और चर्चा हुई थी कि नई रणनीति कैसे हो। तो तेजस्वी यादव बखूबी हर चीज से वाकिफ हैं और वो भी दूर बैठ के सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बयान देके, छोटे-छोटे बयान देके। नहीं तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे हैं पहले। लेकिन आज अगर हम देखें उनके बयानों में वो सख्ती या वो तल्खी दिखाई नहीं देती है जिस प्रकार की होनी चाहिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं उनके बीच में भी खिचड़ी आपस में पक रही है और वो नहीं चाहते, जैसा कि आपने कहा कि मामला बिगड़ जाए अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, तो मामले को बिगाड़ना नहीं चाहते और उनको तो फ़ायदा ही है। नीतीश कुमार साथ में आते हैं तो तत्काल फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि सत्ताधारी दल होता है और उसके नेतृत्व में चुनाव होता है, तो उस दल को ज़रूर फ़ायदा होता है क्योंकि तमाम जो अमला होता है, वो उसके साथ काम करता है। तो लालू यादव के तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि अगर वो सत्ता में भागीदार होते हैं और उस दौरान चुनाव होते हैं, तो तत्काल उनको भी कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ एक नई तस्वीर भी अभी जो आई है, आप देखेंगे, आरिफ मोहम्मद खान को जो एकाएक गवर्नर बना के भेजा है, ये भी बिहार की राजनीति को बहुत प्रभावित करेंगे। इसमें कई संभावनाएँ मैं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति ये भी हो सकती है कि इसी उठा-पटक में कोई इस तरह की गलती नीतीश कुमार करें और भारतीय जनता पार्टी को एक बहाना मिल जाए और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लग जाए। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में अगर चुनाव होगा, तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फिर दूसरा ये होगा कि कई जगह पे आप जानते हैं कि राज्यपाल अपनी समझ से, अपने विवेक से कई बार किसी को शपथ दिला देते हैं या किसी को शपथ दिलाने में आनाकानी कर सकते हैं। वो तमाम नूरा कुश्ती कर सकते हैं, तमाम पैंतरेबाज़ी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर भी आजकल भगवा रंग खूब चढ़ा हुआ है। वो पुराने आरिफ खान तो है नहीं, न कि वीपी सिंह की सरकार के नीतीश कुमार के सहयोगी मंत्री रहे हैं वो, ऐसा तो अब है नहीं। लेकिन वो नीतीश कुमार के दांव को, उनकी पैंतरेबाज़ी को एक हद तक समझते हैं, बिहार को वो समझ सकते हैं, इसीलिए उनको केरल से उठा के बिहार लाया गया है। नहीं तो किसी और व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नर बना सकती थी। तो हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि आने वाली सियासत में बिहार में अ, आरिफ मोहम्मद खान का भी एक बड़ा रोल होगा। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल, ये बहुत सही पॉइंट। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के तौर पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और सियासत में राज्यपाल का रोल, राजभवन का रोल क्या रहा है हर प्रदेश की, ये भी बखूबी लोग जानते हैं। अभी हाल में जिस तरह से नीतीश कुमार ने आईपीएस और आईएएस अफसरों के तबादले किए, उससे क्या आपको लग रहा है कि किस तरह के संकेत हैं? क्या ये तैयारी हो रही है? अगले 1 डेढ़ महीने में या 15 दिन में जो कुछ होने वाला है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है? क्योंकि प्रशासनिक अमला अगर आपके पास है, तो आप किसी भी चुनाव को पलट सकते हैं, किसी भी चुनाव की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्या ये उस तरफ जा रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार ने जो ये भारी तादाद में नौकरशाहों के तबादले किए हैं, ये कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या पार्टी में ही उनके विरोधी लोग हैं, उनके कुछ करीबी लोग थे, उनको हटाया गया है। अपने जो विश्वास पात्र हैं या अच्छे निष्पक्ष उस तरह के नौकरशाह हैं, उनको ऐसी जगहों पे लगाया गया है कि जहाँ पे कल को अगर कोई परिस्थितियाँ बनती हैं,
तो वो अच्छा एक निर्णय ले सके, नीतीश कुमार के पक्ष में निर्णय ले सके। इस तरह से सोच विचार करके ये तबादले किए गए हैं। लेकिन नौकरशाह किस हद तक किसका साथ देते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखने में आएगा तब, जबकि सरकार किसकी होगी, क्या होगी। क्योंकि नौकरशाह किसी का नहीं होता, वो सरकार का होता है। वो कुछ लोग होते हैं कि वो सरकार से अलग जाके, सरकार के निर्णयों से अलग जाके किसी नेता या किसी दल के साथ चले जाएं। आज भी उनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन उनकी कमी नहीं है। ये सोच के भी कुछ लोगों को बदला गया है, क्योंकि कई लोगों की करीबी आपस में हो जाती है। उनको दूर करने के लिए कई ऐसे लोगों को हटा के संट किया गया है। ऐसी खबरें भी वहां पे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, बिहार की सियासत को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।